बच्चों, आई एम रंजिता यादव एंड दिस इज़ योर एंड माय ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाली। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यूनिट फर्स्ट, ठीक है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपके नोट्स होंगे, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी यहाँ पे, कोशिश कीजिए कि आप उनको खुद प्रिपेयर करें, ठीक है। खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आपको अच्छे से इजीली समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक स्टोरी सुनते हैं हम आज, ठीक है। पढ़ाई को आप साइड में रखिए, स्टोरी से स्टार्ट करते हैं आज हम। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे रिचर्ड फीमैन, ठीक है। तो रिचर्ड फीमैन ने एक स्टोरी बताई, एक इजी वे बताया समझाने का फिज़िकल वर्ल्ड को। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने बोला सबसे पहले कि एक हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टोरी में, आज हम क्या खेलेंगे, चेस खेलते हैं। चेस खेलना सब बच्चों को आता है, ठीक है। एक 8x8 का डैशबोर्ड हमने ले लिया। 8x8 आप यहाँ पे बना लीजिए, मेरे जितने भी बने, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे उसने क्या कर लिया, दो चैंपियन ले लिए। एक उसने ले लिया रामू और एक उसने ले लिया श्यामू, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसके आँख और नाक भी बना दिया हमने, और ये उसने ले लिया श्यामू। अब यहाँ पे हमने ये दो बॉयज़ लिए, एक दो गर्ल्स ले लेते हैं। एक हमने ले ली यहाँ पे, ठीक है, अच्छी सी गर्ल बनाई हमने, इसको हमने सीता नाम दे दिया। और यहाँ पे एक हमने सीता की बहन ले ली है, गीता, ठीक है, सीता एंड गीता। इनको हमने क्या दे दिया, इनके हाथ में एक फ़ोन दे दिया, इसको भी एक फ़ोन दे दिया और इसको भी एक फ़ोन, ठीक है। तो ये रामू और श्यामू दो चेस प्लेयर हैं, चेस खेल रहे हैं। और ये क्या कर रही है, सीता जो है वो इनको ऑब्जर्व करेगी कि क्या क्या चल रहा है, कैसे खेल रहे हैं, और फिर ये फ़ोन करके अपनी सिस्टर को बताएगी, ठीक है। तो चेस में क्या क्या होता है, एक ऊँट होता है, एक घोड़ा होता है, एक राजा रानी और वज़ीर, ये सब होते हैं, और इधर होते हैं प्यादे, ठीक है, इसके साइड पे ये सब चीज़ें होती हैं। सॉरी। तो यहाँ पे इसने क्या किया, रामू ने अपनी एक चाल चली आगे। अब सीता ने देखा कि अच्छा, रामू ने क्या किया, एक चाल आगे चली है। सीता ने कॉल किया अपनी सिस्टर को और उससे बोली कि जो प्यादा होता है वो कैसे चलता है, सीधा चलता है, एक चाल आगे सीधा चलता है। यहाँ से श्यामू ने भी एक प्यादा अपना आगे चला, ठीक है, यहाँ से एक प्यादा अपना आगे चल दिया इसने भी। तो फिर उसने दोबारा फ़ोन किया कि प्यादा जो होता है वो दूसरी तरफ से भी कैसा चलता है, सीधा सीधा आगे चलता है। तो गीता बोलती है अच्छा ठीक है, समझ में आ गया कि प्यादा ऐसे ऐसे चलता है। फिर थोड़ी देर बाद जब इसकी टर्न आई रामू की, तो रामू ने क्या किया, ऊँट को लिया, और ऊँट कैसा चलता है, तिरछा चलता है, ठीक है। अब सीता ने फ़ोन किया कि अच्छा एक ऊँट भी है इसमें चेस में, वो कैसे चलता है, तिरछा चलता है, ठीक है। यहाँ से फिर श्यामू ने क्या किया, अपना एक हॉर्स लिया, वो लिया, हाँ, घोड़ा लिया, और घोड़ा कैसे चलता है, ढाई चाल चलता है। तो इसने बोला कि एक घोड़ा है, ठीक है, अपनी सिस्टर को बताया, वो कैसे चलता है, ढाई चाल चलता है। फ़ोन से अपना सब जो भी गेम ये ऑब्जर्व कर रही है सारा इसको बताती जा रही है गीता को कि ऐसा ऐसा इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। इसको समझ में आ गया गेम, ये सारा इसको समझा रही है फ़ोन के थ्रू, इसको समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये गेम चल रहा था, यहाँ इसका एक प्यादा था। अब इसने क्या किया, शाम ने यहाँ इसका एक प्यादा रखा था, तो इसने एक प्यादा ऐसे तिरछा करके इसको प्यादे को उड़ा दिया। ऐसे ही होता है ना गेम में, चेस में, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा चेस वगैरह का, तो ऐसे ही होता है, एक प्यादा इसने इसका उड़ा दिया, ठीक है, कट गया वो। अब सीता ने फ़ोन किया दोबारा, उसको समझ में नहीं आया क्या हो गया, ठीक है। इसने समझाया इसको कि प्यादा जो होता है वो सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा भी चलता है। अब उसकी बहन बोलती है, सिस्टर जो थी, ये क्या कह रही हो, अभी तो प्यादा तुमने बोला कि सीधा सीधा चलता है। फिर इसने समझाया कि नहीं, सीधा तो चलता है, बट जहाँ पे उसको काटना होता है वो कैसा कर चलता है, अपनी टेढ़ी चाल भी चलता है, ठीक है, क्रॉस कर देता है तो उसको कट जाता है। गीता को समझ में आ गया, कह रही ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे सीता ने क्या किया, सारा जो चेस का गेम था, ये पूरा चेस का गेम था, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और सारा अपनी गीता जो सिस्टर थी उसको समझाया। लेकिन क्या सीता जो है
क्वेश्चन मार्क, जैसे मूवीज़ में होता है लेकिन अब क्या होगा, ठीक है ऐसे। लेकिन क्या जो सीता है वो चेस का गेम पूरा समझ पाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मूव्स होते हैं। अब इस मूव्स पे ये करना है, अब हमें ये चाल चलनी है, अब हमें ये चाल चलनी है, तो हम पूरा गेम जो है चेस का वो कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सीता जो है वो पूरा चेस का गेम कभी नहीं समझ पाएगी कि कहाँ पे अब कौन सा मूव आने वाला है, अब क्या होने वाला है, ठीक है। इसके लिए ये हमेशा क्या रहेगा, एक लर्निंग पॉइंट रहेगा। अच्छा अब ये ऐसा भी हो सकता है, अब ये ऐसे खेल सकते हैं, अब ये ऐसे खेल सकता है, तो ये इसके लिए क्या है, एक लर्निंग पॉइंट है। तो ऐसे ही बच्चों ये चेस का जो गेम है, ठीक है, तो ये हमारा जो नेचर है वो क्या है, एक पूरा चेस गेम है। ये हमारा चेस गेम जो है, चेस बोर्ड जो है वो क्या है, एक नेचर है, क्लियर। एक क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। और यहाँ पे जितने भी ये मूव्स हो रहे हैं, यहाँ से ये सीधा चला, फिर टेढ़ा चला, फिर ऐसे एक चाल चली, ढाई चाल चली, तो ये जो मूव्स हो रहे हैं, ये जो भी हो रहे हैं वो दैट इज़ कॉल्ड फिनोमिना। ये आपके पास क्या है, फिनोमिना बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये फिनोमिना है, और जो इस पूरे गेम को ऑब्जर्व कर रहा है सीता, सीता इज ऑब्जर्वर हियर, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, साइंटिस्ट है, तो ये पूरे गेम को समझ रही है, अच्छा क्या हो रहा है, ये क्या अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये मीनिंग इसकी है लर्निंग, यहाँ पे हम आगे क्या होगा। तो ये पूरा जो नेचर है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, नेचर से हमारे क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं, ठीक है। नेचर से लॉज आते हैं आपके पास बच्चों, लॉज से नेचर नहीं बनता, नेचर से लॉज बनते हैं आपके पास, क्लियर। जैसे जैसे आपको जो नेचर देता जाएगा कि अच्छा अब हमें ये इन्वेंट करना है, ये इन्वेंट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, मूव्स करने पड़ते हैं, चेंजेस। और ये गीता जो है वो क्या है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, ये इसको समझा रही है सीता इसको, गीता को, गीता इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो समझ रहा है कि अच्छा अब ये चेंजेस करने पड़ते हैं। तो लॉज हमें कहाँ से आए, नेचर ने दिए हैं, उन लॉज में कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, दैट इज़ आपके पास जो फिनोमिना है उसको चेंज करना, उसमें कुछ मॉडिफाई करना, उसको और अच्छा बनाना, तो वो साइंटिस्ट का काम है, वो साइंटिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको पूरे को, फिजिकल वर्ल्ड को, नेचर को, इस पूरे चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की नीड हुई, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कुछ एक लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ी कि इस पूरे को एक लैंग्वेज हम दे दें फिज़िक्स में, कि हमें उसको कैसे ड्राइव करें, कैसे हमें उसको समझें। तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। उस लैंग्वेज को समझाने के लिए होती है आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़, कुछ टर्म्स की नीड पड़ी उसको समझाने के लिए, और वो होती है आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो क्लियर, ये यहाँ पे हमें समझ में आ गया। अब मेन जो चीज़ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, ठीक है बच्चों। आया इतना समझ में आपको, सीता गीता के बारे में समझ में आ गया, रामू श्यामू के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से बना लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है जितना मैंने बनाया है। तो अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को आज का जो यूथ है वो क्या बोलता है, पी क्यू, पी के नहीं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो आपके लॉज को समझा सके, जो लॉज को बनाने में आपकी हेल्प करे, ठीक है, जिसको मेज़र कर सके हम, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सारी आपके पास क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है मेज़र कर सके हम, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेज़र कर सके, और जो लॉज को हम समझाने में बहुत हेल्पफुल हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर एक फॉर्मूला होता है एन यू, ठीक है। एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज यूनिट। इस यू के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, यूनिट्स क्या होती है बहुत अच्छे से सबको पता है, ठीक है। और ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, ठीक है।
नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे बहुत काफ़ी हेल्प करेगा फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकालने में। P इज इक्वल्स टू एन यू। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि एक आपके पास एलिफेंट है, एक बड़ा सा एक एलिफेंट ले लिया हमने। ठीक है, ये एक हमने क्या ले लिया, एलिफेंट। एलिफेंट की आइज भी बना देते हैं। क्लियर? एक हमने ले ली गोट, कुछ इस टाइप की गोट होती है। ठीक है, ये हमने गोट ले ली। तो हमें एलिफेंट का वेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ गोट। ठीक है, इसका वेट हमने कितना ले लिया, इसके 200 गुना ज़्यादा वेट ले लिया। तो आपको निकालना है वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 200 इंटू वेट ऑफ गोट। क्लियर? अब वेट ऑफ एलिफेंट ये क्या है आपके पास यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों। क्लियर? एंड 200 इज द नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर, एंड दिस इज द यू, यूनिट। क्लियर? तो ये थी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला, सिंपल सी डेफिनेशन। अब आते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक होती है एमकेएस यूनिट, एक होती है आपके पास सीजीएस यूनिट, एक होती है आपके पास एफपीएस यूनिट, एक होती है आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट क्या होती है, इनके अंदर एक जनरल चीज़ें हैं, बस इनकी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मास, मास को हम किस में मेजर करते हैं, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, बस आपको पहचानना है कि वो एमकेएस यूनिट है, केजी के अंदर। एंड टाइम, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। क्लियर? सीजीएस में भी आपके पास आ गया लेंथ, मास, टाइम। लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर, मास हम ग्राम के अंदर, और टाइम हम सेकंड के अंदर। क्लियर? एफपीएस में भी आपके पास लेंथ, मास, टाइम। लेंथ हम मेजर करते हैं किसमें, फुट में, मास पाउंड में, एंड टाइम सेकंड में। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस आएंगे हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन वाले मेथड से। तब आपको ये यूनिट्स पता होनी चाहिए, एमकेएस में क्या लेंथ, मास, टाइम किस में मेजर होगा, सीजीएस में लेंथ, मास, टाइम किस में मेजर होगा, एफपीएस में किस में होगा। और ये होती है स्टैंडर्ड यूनिट। ये तो आपके पास जैसे फोर्स है, तो फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, जूल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अब आपके पास आता है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वैसे ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना और अपने से नोट्स इसके प्रिपेयर करना खुद से। अब आता है आपके पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू टाइप्स। 3 टाइप्स की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? फर्स्ट होती है बच्चों आपकी फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज,
एंड थर्ड होती है सप्लीमेंट्री। क्लियर। अब आते हैं पहले इसके ऊपर कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। देखो बच्चों, जैसे आपके पास इसको समझने से पहले हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। जैसे ये क्या है कि फिजिक्स की इंग्लिश समझो, फिजिक्स के ABCD समझो। जैसे ABCD को समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले ABCD आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिक्स को समझने के लिए पहले हमें फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स होती है बच्चों विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई आपके पास, विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स ये आपके पास फिजिक्स की ABCD होगी, इनसे मिलकर अदर क्वांटिटीज बनेगी, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी। फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। 7 टाइप्स की होती है ये फिजिकल क्वांटिटीज। पहले आपके पास होती है, हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, यूनिट एंड सिंबल। क्लियर। ये इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक सेकेंड, आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको अलग, ये टाइप्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हम पहले बात कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। मैंने इसमें आपको बताया अभी कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। अब 7 टाइप्स की होती है ये, हम यहाँ पहले लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, एक कॉलम बना लेना। फिजिकल क्वांटिटीज आ गई आपके, यूनिट, इसके यूनिट्स एंड सिंबल। पहली होती है बच्चों लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर में। ठीक है, सिंबल इसका m। सेकंड आपके पास होगी क्या? मास। ठीक है, kg, किलोग्राम। सिंबल हो गया इसका kg। थर्ड आपके पास है टाइम, टाइम का सेकंड, सिंबल सेकंड। ठीक है, फोर्थ आपके पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो गई? केल्विन। ठीक है, और इसका हो गया सिंबल K। फिफ्थ आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट सबको पता है, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, एम्पियर, और इसकी सिंबल हो गया आपके पास कैपिटल E। 6 हो गया आपके पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई कैंडेला, एंड इसका सिंबल हो गया बच्चों CD, स्मॉल CD। क्लियर। 7th एंड लास्ट फंडामेंटल यूनिट होती है अमाउंट ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ मोल इसकी यूनिट होती है मोल, एंड सिंबल होता है इसका MOL। क्लियर। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये 7 आप ऐसे समझ लीजिए कि सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ये हैं फिजिक्स की ABCD है। तो यहाँ से आपको आगे आगे पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ लिया आपने, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मोल। ये 7 आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ है बच्चों, लेंथ किस पे डिपेंड करती है? किसी पे नहीं करती। कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप बोल सकते हैं कि लेंथ किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगी? नहीं, नेवर।
मास किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक एग्जांपल ये भी ले लो इसका, कि आपके घर में आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपके मम्मा पापा, वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस है आपकी फैमिली का, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई मीन टू से वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अभी कि आप से वो कुछ चीज़ें ले या कुछ चीज़ें मांगे, वो आपकी फैमिली का बेस है। तो ये आपका फिजिक्स का बेस है, फंडामेंटल यूनिट। इनसे दूसरी यूनिट्स बनेगी। ऐसे ही जैसे आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ऊपर आप लोग डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो हम दूसरी यूनिट है, पेरेंट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो समझ में आ गया बच्चों, फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट आती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स बच्चों, सेकंड फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव, इसको अच्छे से समझना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी which is depend upon fundamental physical quantity, which is depend upon the fundamental physical quantity, जो fundamental physical quantity के ऊपर depend करती है, that is called derived physical quantity। क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एरिया। क्लियर? अब आप ये बताओ मुझे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है? लेंथ किससे डिनोट करते हैं? एल से। ब्रेड्थ को भी हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो ये क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो एरिया, एल क्या है आपके पास? फंडामेंटल यूनिट। 2L से बन के आपके पास एक एरिया बन रहा है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके आपके पास एक अलग फिजिकल क्वांटिटीज बन रही है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू मीटर, सिंबल से यूनिट से देखे तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई एरिया की। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? एल क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये 3L से मिलकर, 3 लेंथ से ही मिलके बनता है, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। तो ये लेंथ से मिलकर बना है, दैट इज एक अलग फिजिकल क्वांटिटीज निकल के आई है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ट्राई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा ही आप एक अलग ले लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला ले लीजिए। फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का फॉर्मूला, मास का सिंबल m, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ये इसको सीधा मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ अभी तो। ठीक है, L अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास मास आ गया। मास क्या है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है मास। ठीक है, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, एंड दिस इज टाइम। तो ये तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, इनसे मिलकर एक नई फिजिकल क्वांटिटीज का बर्थ हुआ है, दैट इज कॉल्ड फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम डिराइव कर सके फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम जिसको डिराइव कर सके, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? आगे समझ में यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट जो होती है ना, 7 होती है, वैसे तो 7 टाइप्स की बताई थी, बट जो ये होती है LMT, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये तो कॉमनली, ये तो सब जगह यूज होगी ही आपकी, बाकी भी होगी, लेकिन ये हर जगह हर फॉर्मूले में आपके पास ये आएगी। ठीक है बच्चों, अब आता है आपके पास एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंगल
और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल होता है एक सॉलिड एंगल। अब पहले हम एंगल लेके चलते हैं। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करता है, थीटा इसका सिंबल होता है। जैसे दो प्लेन के बीच में आपके पास एक एंगल बनता है, ठीक है, दो प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है, ठीक है। ये रेडियस होती है, ये आर्क होता है यहाँ से, क्लियर। तो फॉर्मूला इसका पता है क्या होता है, ठीक है, आपको क्लियर पता है। तो यहाँ पे आपके पास थीटा जो है वो क्या है, एंगल, एंगल का सिंबल है। अब ये चीज, इसकी जो यूनिट होती है यहाँ पे वो होती है क्या, रेडियन, ठीक है। फॉर्मूला पता है, आर्क अपॉन रेडियस एंड रेडियन इसकी क्या है, यूनिट है। सिंबल इसका होगा RAD और ये इसकी यूनिट, ठीक है, क्लियर है। एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊंगी मैं इसमें, पहले हम सॉलिड एंगल को देख लेते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे जो हमने एंगल लिया है ना अभी, एंगल को आप किस में देखो, 3D के अंदर देखो, ठीक है। एंगल को हम किस में देखेंगे, 3D में। तो ऐसे कोन जो होता है, कोन शेप में, जैसे ऐसे कोन हो गया, कोन शेप में आप एक एंगल लो, जो यहाँ पॉइंट पे एक एंगल बनेगा, जैसे ये कोन शेप हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको भी रिप्रेजेंट तो थीटा से ही करते हैं, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, आपने एरिया ले लिया, ये इसके रेडियस R है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अभी ड्राइव करना बहुत पड़ा है, बस आप ऐसे समझ लीजिए क्या होता है, A/R² होता है, ठीक है, सिंपल। सिंबल जो होता है इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और ये यूनिट होती है इसकी स्टेरेडियन और इसका सिंबल होता है STD। तो ये सॉलिड एंगल। अब जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, वो क्या है, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वो मैं बताऊंगी अभी कैसे, क्योंकि आर्क भी आप लेंथ में लेंगे, रेडियस भी लेंथ में लेंगे, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो डायमेंशन, तो डायमेंशन अभी पढ़ेंगे हम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने आज पढ़ी है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है। क्लियर बच्चों, तो आज के जो टॉपिक थे, आज के जो लेक्चर था मेरा, वो था आपका फिजिकल वर्ल्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, मेनली यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ MKS, CGS, FPS यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्या होती है। क्लियर, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डायमेंशंस, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दिस चैप्टर, दिस पूरी फिजिक्स का जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको आप अच्छे से देखना, ठीक है। ये आप रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, एक स्टार्टिंग है फिजिक्स की कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। क्लियर, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए, प्यार करते रहिए फिजिक्स के साथ, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा कैसा लगा, तो के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।